नमस्कार, मैं पूनम भार्गव और आप देख रहे हैं हिमाचल का प्राइम टाइम। तो देखिए, प्रदेश में 2 महीने से सीमेंट विवाद चल रहा है। हल होने की जगह ये उलझता ही जा रहा है। अडानी ग्रुप किसी भी तरह से समझौते को तैयार नहीं है और इसी संवेदनशील मामला प्रदेश में संकट के रूप में खड़ा हो गया है। हालांकि राज्य सरकार की तमाम कोशिशें रही मध्यस्थता की, पर कोई असर नहीं हो रहा है। अब ये मामला सुक्खू सरकार के सामने बड़ी चुनौती बन गया है। पर सवाल तो यही है कि आखिर मामला ये सुलझेगा कब, और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रामकृष्ण जी, ट्रक यूनियन नेता, जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी जुड़ चुके हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा रहेगी। रामकृष्ण जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहला ही सवाल मेरा ये है कि देखिए, जो फैक्ट्रियों की तालाबंदी है, इसको एक लंबा अरसा हो चुका है, काफी समय बीत चुका है और वर्तमान में भी कई दौर की मीटिंगें जारी हैं, लगातार बैठक हो रही है। तो अब क्या अंदाजा लगाया जाए कि परिस्थिति क्या है, या आने वाले समय में ये विवाद क्या मोड़ ले सकता है? देखिए इसमें पूनम जी, जो तालाबंदी को लगभग 65 डेज कंप्लीट हो गए आज। जी। और कंपनी का जो एटीट्यूड है वो अभी तक भी वो काफी इसमें वो एडामेंट है। हम्म। कंपनी इसमें मुझे नहीं लगता कि वो बिजनेसमैन की हैसियत से एक्ट अपॉन कर रही है। हम्म। उसका अगर कंडक्ट देखें तो वो डेली नया से नया फार्मूला सजेस्ट करती है गवर्नमेंट के समक्ष भी, और हमारी जो गवर्नमेंट के बिना भी जो मीटिंग हुई है उसमें भी। हम्म। और मुझे कंपनी की नीयत पे शक होता है कि कंपनी अभी तक इसमें तय नहीं कर पा रही है कि उसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो चाहती क्या है, वो प्लांट खोलने की हक में है या नहीं है। हम्म। क्योंकि डेली नया फार्मूला हो रहा है। आज भी डीसी बिलासपुर के साथ मीटिंग थी, वो भी फेल हो गई। तो हम्म। एक काफी दुख है कि हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी काफी प्रभावित हुई है। हमारे लोकल स्थानीय लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है उसमें काफी गिरावट आई है। हम्म। यहाँ के स्थानीय लोग बहुत बुरी तरह बैडली इफेक्ट हुए इससे। तो जी। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। जी। विजयपुरी रामकिशन जी, मैं जी। चाहूंगी कि अगला सवाल आप पूछे। जी। रामकिशन जी, मुझे ये बताइए कि आज की बैठक भी अगर और फिर ट्रक ऑपरेटर्स का आंदोलन क्या स्वरूप ले सकता है, और आने वाले समय में इस समस्या का हल क्या है आपकी नजर में? हम्म। देखिए अभी 20 तारीख को हमारा महासम्मेलन है, और इसमें अब हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो निर्णय आज तक हम जिनसे अवॉइड कर रहे थे, हम उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। हम्म। क्योंकि अब प्रदेश की सरकार को भी, यदि इस आपका जो दूसरा सवाल है कि इसका हल क्या है, इसका हल है कि जो हमारा मौजूदा जो किराए का जो ढांचा है, जो हमारे सब डिवीजन में एक और बहुत बड़ा उद्योग अल्ट्राटेक के नाम से स्थापित है, हम्म। अगर उस फार्मूले की नोटिफिकेशन यहाँ पर हो जाती है तो ये मसला एकदम हल हो जाएगा। और इसमें सरकार अभी तक प्रयास कर रही है कि हम नोटिफिकेशन ना करें, एमिकेबली इनका आपस में कोई सेटलमेंट हो जाए, और सेटलमेंट के बाद हम भी नोटिफिकेशन करें, जो कि मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो पाएगा। हम्म। तो हल तो इसका यही है कि इसकी एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट को सब डिवीजन के रेट के ऊपर 10-70 के ऊपर गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन करनी चाहिए, हम्म। जो सभी के ऊपर बाइंडिंग होगी। और यही इसका एक मात्र मुझे दिखता है मौजूदा परिस्थितियों में। तो यानी कि आप कहना चाहते हैं कि अभी भी संभावना नहीं है कि अडानी मैनेजमेंट या अडानी प्रबंधन इस बात पे सहमत हो सकता है, ट्रक ऑपरेटर की मांगों को मांग सकता है? उनका एक मैंने जो आज का बिलासपुर की मीटिंग का भी हमने उनका रुख देखा, उसमें लगता है कि बिलासपुर वालों को वो दाड़ला के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म। और दाड़ला को बिलासपुर के खिलाफ यानी कि बांटने का प्रयास हो रहा है। हम्म। आज बिलासपुर में कहा कि दाड़ला का कारोबार जितना वहां से डिस्पैच जाता था हम्म। उसको कम करके हम आपकी डिमांड बढ़ा देंगे यहाँ पे, ताकि आपका बिजनेस बढ़े। हम्म। और यही दाड़ा खाटों को कहते हैं कि हम बरमाना का जो सीमेंट की डिमांड थी पंजाब की, वो हम आपको देंगे। तो कंपनी किसी ना किसी तरह इसमें एक फीस सेविंग का कर रही है। कंपनी एक मुझे लगता है कि बिजनेसमैन की बिहाफ पे उस बिजनेसमैन की तरह एक व्यावसायिक जो उद्यमी होता है उसकी तरह कोई एक्ट अपॉन कर रही है। ये मुझे लगता नहीं है इनके किसी भी हम्म। नाम से। जी। जी, विजयपुरी जी। रामकिशन जी, जो आप जिस तरह से आप बता रहे हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में परिस्थितियां बहुत गंभीर हो सकती हैं।
क्योंकि ट्रक ऑपरेटर्स अब निराश भी हो चुके हैं। आप तो रोज उनके बीच में बैठते भी हैं, निराश भी हो चुके हैं, उनकी किस्तें नहीं जा रही हैं और साथ ही साथ जो है आपने जैसा कहा कि बांटने का प्रयास है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं तो यदि आपको कम रेट दिया जाता है तो अल्ट्राटेक सीमेंट जो दूसरी सबसे बड़ी फैक्ट्री है तो वो अधिक रेट अपने ट्रक ऑपरेटर्स को क्यों देगी? तो समस्या वहां भी खड़ी हो सकती है, ऐसा क्या आपको भी लगता है? बिल्कुल, हमने शुरुआती दौर में ही हमने मुख्यमंत्री महोदय जी को भी कहा था, जब उनसे उनके ऑफिस में हमारी बैठक हुई, हमने कहा यदि दालाघाट में हम कुछ भी थोड़ा बहुत इनको अगर हम छूट देते भी हैं तो इसका सीधा सीधा असर हमारे सब डिवीजन में उन लोगों के ऊपर भी पड़ेगा जो शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं, जहां कोई विवाद नहीं है। तो उस बात को लेकर हम भी चिंतित है कि हमारी वजह से कोई और लोग प्रभावित नहीं होने चाहिए। और रही बात किराए कम करने की, तो किराए कम करने की बात तो तब आती है जब हमने 2014 से अपनी किराया वृद्धि की ही नहीं किराए में, तो कम करने की बात कहां से आ गई? किराया तो यहाँ पे हम कह रहे हैं, हमने तो किराया बढ़ाने की भी मांग अभी तक नहीं की थी। हमारी जो मांग थी वो मांग केवल इतनी थी कि जो 10 रुपए 58 पैसे हमें मिल रहा था हम उसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन कंपनी का जो तुगलकी फरमान था तालाबंदी का, ये काफी निराशाजनक था और हमसे बिना पूछे ये डिसीजन इन लोगों ने लिया था। हमारे बीच में कोई गतिरोध था ही नहीं, यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं था कि क्यों ऑल ऑफ सडन इस किस्म का डिसीजन लिया। मुझे लगता है कि कंपनी की मोडस ऑपरेंडी ये थी कि हम उनको दबाव में लाकर इनके किराए जो 5 और 6 रुपए की इन्होंने ऑफर दी थी, उसके बाद इन्होंने कहा शुक्ला कमेटी को मानेंगे। हमने शुक्ला कमेटी के ऊपर वर्कआउट, उसके ऊपर जब वर्किंग हुई तो शुक्ला कमेटी का भी जब उसका हिमकोन को उसमें कंसल्टेंट अपॉइंट किया तो कंसल्टेंट की जो रिपोर्ट आई वो भी हमारे फेवर में आई। आज उस शुक्ला कमेटी के रिपोर्ट को और हिमकोन की उस रिपोर्ट को इन्होंने देखा तक नहीं और ना तो उसके आज तक अन्य लोगों को डिस्क्लोज की कि क्या रेट है, क्योंकि हमारे फेवर में था। तो कंपनी सरकार के जो कमेटी बनी कंसल्टेंट जो अपॉइंट हुआ, ना तो उसकी रिपोर्ट को मान रही है, ना हमारे मौजूदा ढांचे को मान रही है जी। ना जो 6 रुपए का आंकड़ा था ना उसके ऊपर गवर्नमेंट को या हमें सेटिस्फाई कर पाई। तो कंपनी कहीं ना कहीं इसमें उलझ गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो अवधारणा लोगों में बनी थी कि पॉलिटिकल वेंडेटा था बंद करने का, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उलझ चुकी है। इन्होंने ऑल ऑफ सडन एक जल्दबाजी में डिसीजन तो ले लिया था, लेकिन रोल बैक करने में अब इसको दिक्कत आ रही है, ये हम महसूस कर रहे हैं इसमें। जी रामकृष्ण जी, आपकी बातों से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो लगातार ये सामने आ रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि उद्योगपति जो होते हैं या कोई भी उद्योग हो वो अपना नुकसान नहीं सहेगी। तो ये उद्योगपतियों का रवैया नहीं है जो कि अडानी ग्रुप अभी अपनाए हुए हैं, इसके पीछे कुछ और ही नीयत नजर आ रही है। मैं तो बिल्कुल यही कह रहा हूँ। अब इनके कंडक्ट से, इनके व्यवहार से, रुख से ये साबित हो गया है कि आज अगर अभी बरमाणा में 9:30 और 10:30 का इन्होंने एक फार्मूला सजेस्ट किया, दालाघाट में 2 दिन पहले 9:35 और 10:35 का फार्मूला सजेस्ट किया, जो कि हमने डिस्कार्ड कर दिया और आज बरमाणा ने भी डिस्कार्ड कर दिया। आप देखें कि 9:35 और 10:35 यानी कि हमारा फर्क दालाघाट का कितना था? 10:35 का मतलब हो गया कि हमारा सिर्फ 23 पैसे का डिफरेंस रह गया। अगर 3 रुपए की हाई को छोड़ दिया जाए तो कौन एक अक्लमंद आदमी है जो 23 पैसे के पीछे 65 दिन अपने 5 उद्योग बंद कर देगा, 2 दालाघाट के, 2 बरमाणा के और इसके ऊपर रोपड़ भी निर्भर करता है। तो 5 फैक्ट्रियों पे तालाबंदी हो गई। क्या केवल 23 पैसे के पीछे कंपनी की लड़ाई थी? अगर 23 पैसे की लड़ाई थी तो ट्रांसपोर्टर को वैसे बुला लेते ही। तो ये इसके कारण कई और भी थे जिसमें आज ये उलझ गया है और इसमें बिजनेसमैन की तरह इसका कंडक्ट नहीं रहा शुरू से यहाँ पर। तो आपको क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि कई और भी कारण रहे, क्या कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए, परसेप्शन जो लोगों में बनी थी आज उसको बल मिल रहा है। अब मैं बहुत ज्यादा इतना इसको खुल के नहीं कहूंगा कि मैं राजनीतिक मंच पे नहीं हूं, मैं एक
ट्रांसपोर्ट सोसाइटी, हमारे यहाँ पर सोसाइटी है उसका रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। हम एक बिजनेसमैन की तरह भी हमारा जो बोलचाल है वो भाषा है, हमारी शब्दावली वो उसी तक कन्फाइन रहनी चाहिए। लेकिन जो परसेप्शन बन रही थी कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, उसको कहीं ना कहीं बल मिल रहा है अब जिस लॉकआउट। जी जी, विजयपुरी जी। रामकिशन जी, जिस तरह से आपने ये कहा कि इसमें राजनीति कहीं ना कहीं राजनीति दलदल जो है वो जमा है, ऐसी परिस्थितियों में आप 20 तारीख को जो है सम्मेलन करने जा रहे हैं और उस सम्मेलन में किसान नेता टिकैत भी आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि 20 के बाद आंदोलन जो है वो उग्र रूप धारण कर सकता है और आप अपने ट्रकों को लेकर सड़क पर खड़े करने के लिए बाध्य हो सकते हैं? जी देखिए, अभी हम एक गुजारिश करना चाहेंगे प्रदेश की सरकार से कि आप कोई ऐसा डिसीजन ना ले, ऐसा फैसला ना लें यूनिलैटरली जो कि ट्रांसपोर्टर्स को मंजूर ना हो। अगर कोई जैसे 9:30 10:30 का कोई नोटिफिकेशन होती है तो उसमें भी लोगों में निराशा होगी और निराशा में ट्रांसपोर्टर कोई भी कदम उठाने के लिए विवश होगा। अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो सरकार को और इंडस्ट्री के जो मालिक है, कंपनी के मालिक को सभी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी। और हमारे फ्रेट कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इन फ्रेट्स के ऊपर की सड़कों पर टैक्सियां भी नहीं दौड़ती हैं। और रही बात 20 तारीख को हमारा जो सम्मेलन है, उससे पहले हमें आज अभी बरमाना से न्योता आया, 19 तारीख को हमें बरमाना बुलाया गया है। तो सारी स्थिति बरमाना जाके क्लियर हो जाएगी कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अगर हम चाहते हैं, अभी हमारे कोर कमेटी के लोग थोड़ी देर में बैठेंगे भी, तो हमें भी वहां पे जाना, मैंने आपके लाइव के बाद, तो शो के बाद, तो अगला डिसीजन यही होगा कि हमारा जो 10-70 का आंकड़ा है, हम उस 10-70 के आंकड़े के लिए अब इसलिए लड़ रहे क्योंकि कॉम्प्रोमाइजिंग आंकड़ा हो, वो भी एक समझौतावादी नीति की तहत 10-70 का आंकड़ा दिया हमने। फ्रेट हमारा 13 रुपए 40 पैसे बनता है और बरमाना का 12 रुपए 10 पैसे के आसपास उन्होंने अपना जो फिगर है वो उनको सबमिट किया है। 10 रुपए 70 पैसे इसलिए क्योंकि हमारे सब डिवीजन का एक रेट प्रिवेल कर रहा है। तो परिस्थिति आगे भयानक हो सकती है। फ्रस्ट्रेशन लोगों में बहुत ज्यादा आ रही है, लोगों की बहुत नुकसान कर दिया। इतना नुकसान करने के बाद लोग फ्रेट कम करने की बात बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे, उसमें कोई गुंजाइश बची। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामकृष्ण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इसी के साथ ही बात करेंगे हिमाचल में एक और जहां पे सीमेंट विवाद जुड़ा हुआ है। सीमेंट विवाद अभी हल होने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं पर हिमाचल में ऋण को लेकर यानी कि कर्जे को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, राजनीतिक सिलसिला ये जारी हो चुका है, क्योंकि कर्ज के बोझ तले दबे हिमाचल में अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आरंभ हो गई है। प्रदेश जहां दिवालेपन की कगार पर पहुंच गया है, तो दूसरी ओर कर्ज को लेकर कांग्रेस तथा भाजपा एक दूसरे पर हमलावर हो चुके हैं। उन्हें चिंता इस बात की नहीं है कि प्रदेश कंगाल हो रहा है, कंगाल हो चुका है। वो केवल इस बात को लेकर दल बहस कर रहे हैं, इस बात को लेकर बेहाल हैं कि कांग्रेस तथा भाजपा ने अपने सत्ता काल के यानी कि जब उनका शासन रहा, जब वो उनकी सरकार रही, तो उस दौरान दूसरे से कितना कम ऋण उठाया था। बहरहाल ऋणों को लेकर क्या परिस्थिति है ये भी जानेंगे, क्योंकि परिस्थिति पर चर्चा बनती है। परिस्थिति हिमाचल की अब गंभीर हो चुकी है। ऐसे में राज्य की चुनी गई सरकार राज्य के समक्ष क्या चुनौतियां लेकर आएगी, आइए इस पर चर्चा करते हैं। विजयपुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजयपुरी जी, लगातार देखिए जहां पे सीमेंट विवाद था तो वहीं पर ऋण भी एक समस्या बन चुकी है। अब इस पे राजनीति भी होने लग गई है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। पूनम, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिमाचल लगातार कर्जों की दलदल में घुस जा रहा है और आने वाले समय में परिस्थितियां बहुत विकट हो सकती हैं। जी। आप ये मानकर चलिए कि आज हिमाचल प्रदेश जो है वो लगभग 80,000 करोड़ रुपए के कर्जे के नीचे दब चुका है। 11,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज हैं जो हिमाचल सरकार को अभी अदा करनी है। जी। तो ऐसे में ऋण लेने पड़ेंगे और सरकार इसके लिए मजबूर भी है।
आप ये समझने की कोशिश करिए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हो पूर्व में हम्म। या वर्तमान में, या फिर भाजपा की सरकार रही हो, हम्म। कोई भी सरकार खुशी से नहीं चाहती है कि जी। उन्हें ऋण लेना पड़े। हम्म। सरकारें हमेशा इससे बचने का प्रयास करती रही हैं, हम्म। और कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो जब से हिमाचल को ऋण ऋण लेने की आवश्यकता पड़ी, जी। उस समय से लेकर कोई भी सरकार, ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री ये दावा करता रहा है कि वो हम्म। ऋणों को कम करेंगे, लेकिन कर्जे लगातार बढ़ते रहे हैं। इसमें कोई भी मुख्यमंत्री जी। सफल नहीं हो पाया है। जी, वहीं इसका पर आज इसके कई कारण हैं। इसके कई कारण हैं पूनम, हम्म। और उन कारणों का चर्चा अभी अभी हम उनका खुलासा भी इसी चर्चा में करेंगे। हम्म। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहते हैं, ये दावा कर रहे हैं कि वो व्यवस्था बदलेंगे, कुछ हम्म। कड़े निर्णय लेंगे, जो हम्म। जिसके लिए जनता को तैयार रहना होगा। वो जी। कड़े निर्णय क्या हो सकते हैं वो आने वाला समय ही बताए, लेकिन अगर हम्म। सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन लाते हैं तो हम्म। शायद हिमाचल के लिए बेहतर होगा। जी, पर सवाल तो यही है, जहां पे ऋण की बात की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि हिमाचल को अभी जरूरत है कर्जे की, क्योंकि हिमाचल की जो व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त किया जाना है। पर राजनीति हो रही है इस पूरे मुद्दे पर। भाजपा कह रही है कि हमने हमारे शासनकाल में इतना ऋण नहीं लिया, और कांग्रेस सरकार हर महीने ऋण ले रही है, कभी 15,000 करोड़ का ले रही है, कभी 2,000 करोड़ का, और ऐसे में अभी तक तो वो 45,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण ले चुकी है। देखिए पूनम, समस्या ये है कि हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा राज्य है। हम्म। 1972 में जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिमाचल का गठन किया था, जी। उस समय जो है हिमाचल दिवस के दौरान ही स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम्म। हिमाचल बहुत छोटा राज्य है, यहाँ आय के संसाधन नहीं है, जी। इसलिए केंद्र हिमाचल की सदैव सहायता करता रहेगा। हम्म। अब वो नहीं हो रहा है। हम्म। पिछले उन 90 के दशक से जी। जितनी सहायता भारत सरकार द्वारा हिमाचल को की जाती रही रही थी, वो हम्म। नहीं की गई है। उसका ओ। उदाहरण जी। यह है कि हिमाचल को हमेशा विशेष राज्य की श्रेणी में रखा गया। हम्म। इसमें जो 100% जो योजनाएं थी, वो 90% उसमें भागीदारी जो है वो भारत सरकार की रहती थी, हम्म। और 10% ही राज्य सरकारों को अदा करना, हिमाचल सरकार को अदा करना होता था। जी। उनमें से कई योजनाएं ऐसी हैं जो अब जिन्हें अब 100% हिमाचल के जिम्मे सौंप दिया गया। हम्म। यहाँ पर स्थितियां बहुत विकट हैं। हम्म। पूनम, रेल का विस्तार होता है तो उसमें भी हिमाचल को अपनी तरफ से पैसा डालना पड़ता है। हम्म। केंद्रीय योजनाओं में हिमाचल को पैसा डालना पड़े, हिमाचल भूमि अधिग्रहण करे, हम्म। हिमाचल को अन्य कई खर्चे करने पड़ते हैं, तो रेल विस्तार हो रहा है। ऐसा दूसरे राज्यों में नहीं होता। अगर रेल विस्तार का मामला है तो रेल जी। मंत्रालय खुद देखता है। तो जी। ऐसी कई योजनाएं हैं, कई क्षेत्रों में हिमाचल को जो है ऋण उठाने पड़ रहे हैं, हम्म। और ये केंद्रीय सरकारों की अनदेखी का ही परिणाम है कि हम्म। हिमाचल आज कर्जों के बोझ के तले डूबा हुआ है। जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम्म। भाजपा का वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व दोषी है। हम्म। मैं ये कहूंगा कि 1990 के बाद, या यूं भी कह सकते हैं कि 80 के दशक के अंत से लेकर हम्म। आज 2023 है, जो हम्म। भी सरकारें रही, वो चाहे कांग्रेस की सरकार केंद्र में जी। रही हो, चाहे भाजपा की सरकार केंद्र में रही हो, हम्म। हिमाचल के हितों की सुरक्षा नहीं कर पाई। हम्म। हिमाचल को उतने अधिकार नहीं मिले जितने हम्म। चाहिए थे, और ऐसी परिस्थितियों में आज हिमाचल जो है अपने पांव पर खड़ा हम्म। होने का प्रयास तो कर रहा है, हम्म। लेकिन कर्जे लेकर, यहाँ जी। तक कि कर्मचारियों की का वेतन अदा करने के लिए भी हिमाचल को कर्जे उठाने पड़ रहे हैं, जी। जो बहुत विकट परिस्थिति है। हालांकि भाजपा ये आरोप लगाती रही है, पूछ भी रही है कि हिमाचल श्रीलंका कब बनने जा रहा है। अगर इन आरोपों को भी एक किनार रख दिया जाए, दरकिनार कर दिया जाए, तो पर सवाल तो यही होगा कि ऋण लेना समस्या नहीं है, पर इस ऋण को चुकाया कैसे जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश इन ऋणों से कब उभरेगा और कैसे उभरेगा?
देखिए पूनम, हिमाचल के अगर बजट को देखते हैं हम लोग, या हम्म। हिमाचल के पैसा अदा करने का या ब्याज उठाने की का अध्ययन करते हैं, जी। तो आपको ये बताऊं कि हिमाचल सरकार जो है वो लगभग जो 12% अपने बजट का हम्म। ऋणों के ब्याज को अदा करने के लिए खर्च करता है, हम्म। और लगभग जो 14% है वो ऋणों की अदायगी के लिए खर्च करता है। हम्म। और कर्मचारियों का वेतन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को मिला जुलाकर हम लोग 62% पैसा जो है वो हर 100 रुपए में से 62 रुपए जो है हम्म। हम कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और ऋणों की अदायगी और ब्याज के रूप में अदा कर रहे हैं। हम्म। चल और अचल संपत्तियों को देखा जाए तो हम लगभग 90% से ऊपर, हम्म। या यूं भी कह सकते हैं कि 96, 100 रुपए में से 96 पैसे जो है वो हम लोग कुल मिला जुला के सारे खर्च में हम्म। वो देनदारियां और अपनी चल अचल संपत्तियों के रख रखाव के लिए खर्च हम्म। करते हैं। योजना के लिए या विकासात्मक योजनाओं के लिए केवल 4% पैसा ही बचता है। तो हम्म। ऐसी परिस्थितियों में भी हिमाचल जो है उभरने का प्रयास कर रहा है। ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए सराहनीय कार्य हो सकते हैं, और सरकारें निरंतर प्रक्रिया है। ऐसा हम्म। नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुशी से ऋण लिया या उनके जो समय में जी। विकासात्मक योजनाएं बंद हो गई। हम्म। ऐसा वर्तमान में भी नहीं होगा। हम्म। लेकिन ऋण अपने आप में एक ऐसी समस्या है जिससे उबरने का प्रयास हर सरकार कर रही है, और इसमें सफल नहीं हो पा रही है। कारण हम्म। सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की अनदेखी है। भारत सरकार यदि नरम रुख अपनाए, हम्म। राज्य को पैकेज उपलब्ध करवाए, राज्य हम्म। को उसके अधिकार उपलब्ध करवाए, तो ऐसी परिस्थितियों में ही हिमाचल ऋणों के बोझ से उबर सकता जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजयपुरी जी इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जी शुक्रिया। है। तो हिमाचल की निगाहें अभी भी केंद्र सरकार पर टिकी हुई हैं। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही।